नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे मानव में पाचन, तो मानव में पाचन जो है वो पूरा हम लोग पढ़ लिए थे। और मानव के पाचन में हम लोगों ने पूरा देखा। और आज की जो टॉपिक है वो है मानव में श्वसन। नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मानव में श्वसन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, मानव में श्वसन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो जैसे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हीं का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। और उस जैव प्रक्रम में कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण। ये सब क्रियाएं मिलकर क्या करती हैं? जैव प्रक्रम का निर्माण करती है। तो उसी में एक प्रक्रिया है श्वसन। तो श्वसन की परिभाषा, छोटी सी परिभाषा है, इसको देख लेते हैं। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में हमको जो ग्लूकोज मिलता है उसका जारण होता है, वो जल कर क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो उसका जारण ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। एक छोटी सी और जो परिभाषा है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्वसन क्या होता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है या करके, श्वसन वह प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन, क्या? भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त हो जाती है। और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस क्रिया में, श्वसन क्रिया में इतने कार्य होते हैं। इसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, ग्लूकोज का जारण होता है, उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इसका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, ठीक? या इसको, श्वसन को हम लोग एक छोटी से अभिक्रिया में इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है। तो उस अभिक्रिया के बाद बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा बना, जो जिस ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक जीव अपने वृद्धि, विकास, अन्य कार्यों में क्या करते हैं? कर लेते हैं। और यह ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह ऊर्जा कहाँ पे स्टोर होती है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिका का एक भाग है, कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का विद्युत घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इसीलिए जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा जो बनेगा, वो कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हो गया। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, तो पाचन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए जितने भी सहायक अंग हैं मिलकर क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक उसी तरह ही श्वसन तंत्र भी है। तो श्वसन की क्रिया को पूरा करने के लिए क्या होता है? श्वसन की जितने भी अंग होते हैं वे सभी मिलकर क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं और उसका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है, वे सभी अंग, जैसे कौन कौन से अंग? नाक है, श्वास नली है, स्वर यंत्र है, फेफड़े आदि अंग हैं जो क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया में सहायता करते हैं या मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अब हम देख लेते हैं श्वसन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। क्या है? रासायनिक क्रिया, ठीक। अब हम बात करते हैं मानव के श्वसन तंत्र की। तो मानव के श्वसन तंत्र में कई अंग हैं, जैसे नाक है, नासा गुहा है, उसके बाद ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद है वायु मार्ग है, वायु मार्ग के बाद फेफड़ा। तो कई अंग हैं श्वसन से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाक।
देखिए श्वास लेने का जो सही तरीका है वो नाक ही है। नाक के द्वारा ही सांस को क्या किया जाता है, वायु को अंदर ली जाती है। यह इसी प्रकार देखिए लिखे हैं कि नाक से श्वसन करना क्या है, सही क्रिया है। क्यों? क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, बाहर से वायु के धूल कणों को क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं। और नाक एक होता है नाक, और नाक के ऊपर यहाँ पे कोने पे एक होता है नाक कपाट। यहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो क्या करता है, धूल कण को चिपका लेता है, या अन्य जो बैक्टीरिया वायरस जो शरीर के अंदर या वायु के मार्ग के द्वारा पहुंचते हैं उसको भी क्या करता है, फेफड़े में जाने से रोक देता है ताकि वहां इन्फेक्शन न होने पाए। तो ये हो गया। और मुख से श्वसन करना यह गलत क्रिया है, क्योंकि मुख से जब श्वसन करेंगे तो धूल कण को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना है, इसीलिए क्या है, यह गलत क्रिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, कंठ की बात करने से पहले एक आता है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी शरीर का वह अंग है जो क्या करता है, पाचन तंत्र अर्थात भोजन को निगलने और वायु को ग्रहण करने दोनों का एक केंद्र बिंदु है। जैसे यहाँ पे छोटा सा चित्र बनाया गया है, यहाँ से एक पाइप आती है, यहाँ से एक पाइप आ रही है, और ये पाइप आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। इसी पाइप को ही कहते हैं ग्रसनी। और यह ग्रसनी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग कहलाता है वायु मार्ग, एक भाग क्या होता है, एक भाग वायु मार्ग कहलाता है, और एक भाग क्या कहलाता है, भोजन मार्ग कहलाता है। और वायु मार्ग में वायु प्रवेश करता है, वायु जाता है जो फेफड़े तक क्या करता है, पहुंच जाता है। और जो दूसरा मार्ग है वो है भोजन मार्ग। भोजन मार्ग क्या करता है, भोजन को लेकर शरीर के अलग सिस्टम की तरफ क्या होता है, आगे बढ़ता है। फिर यहीं पे ग्रसनी पे एक होती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जिसको हिंदी में कहते हैं घाटी ढापन। ये क्या करता है कि श्वास नली और भोजन नली दोनों के ऊपर एक घंटी की तरह संरचना लगी होती है जो क्या करती है, या तो भोजन नली को या तो वायु नली को एक बार में एक ही को खुला रखती है, और यह निर्धारित करती है कि भोजन को कहाँ भेजना है, भोजन नली में, और श्वास को कहाँ भेजना, वायु को कहाँ भेजना है, वायु नली में। इसी के लिए यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, ताकि वायु मार्ग में भोजन न जाने पाए और भोजन मार्ग में वायु न जाने पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंठ की। कंठ को ही क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ को ही स्वर यंत्र कहते हैं। उसके बाद पुरुष में जो कंठ होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, और जिसके कारण आवाज क्या होती है, मोटी हो जाती है। यह जो पुरुष का जो कंठ होता है ये मोटा किसके कारण होता है, तो नर हार्मोन्स के कारण कंठ मोटे हो जाते हैं। उसके बाद जो महिला का जो कंठ होता है वो पतला होता है, जिसके कारण महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली हो जाती है। और यह किसके कारण होता है, मादा हार्मोन्स के कारण। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे अभी इसके आगे बताते हैं। इसमें अब हम देख लेते हैं वायु नली। जो हम लोग देखे थे, कंठ देख लिए थे, कंठ के बाद आता है वायु नली। जो वायु नली होता है वो वायु को लेकर फेफड़े तक पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करता है। वायु नली की लंबाई होती है 17 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो वायु को लेकर फेफड़े तक क्या करता है, पहुंचा देता है। उसके बाद यह क्या करता है, वायु को लेता है और इसको जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप में सी आकार के छल्ले होते हैं, और वे छल्ले संख्या में कितने होते हैं, 8 से 12 की संख्या में होते हैं। और यह उपास्थियों का बना होता है, हाइलिन उपास्थियों का बना होता है। ये जैसे कि ये श्वास नली है, जैसे ये श्वास नली है, अगर इसमें कोई सी आकार के छल्ले नहीं पाए जाएंगे तो वायु जाने के बाद ये नली क्या करेगी, पिचक सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकता है। इसी से बचने के लिए इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, ताकि वायु मार्ग को क्या करे, पिचकने से क्या कर दे, उसको रोक दे। तो इसलिए इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो फिगर बना है वो है फेफड़े का। ठीक, तो वायु कहाँ पहुंचा, कंठ में, कंठ से होते हुए फिर उपास्थि, यहाँ सी आकार के छल्ले हैं,
फिर ये वायु मार्ग जो विंड पाइप है आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। कितनी शाखाओं में? दो शाखा, एक शाखा इधर चली आती है, एक शाखा इधर चली जाती है। इन दोनों अलग अलग शाखाओं में जब बढ़ जाती है श्वास नली, उसको कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं उसको? श्वसनी। और यह श्वसनी अलग अलग, दाएं फेफड़े की अलग श्वसनी और बाएं फेफड़े की अलग श्वसनी क्या करती है? फेफड़े में प्रवेश करती है। तो इधर है क्या? बायां फेफड़ा, और इधर है क्या? दायां फेफड़ा। ये दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े दोनों मिलकर 5 पार्ट बनाते हैं, 5 भाग बनाते हैं, 5 भाग। जिसमें दायां फेफड़ा है वो 3 भाग का होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है और ये मध्य का भाग है। उसके बाद जो बायां फेफड़ा होता है इसके 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग होता है और एक नीचे वाला भाग होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जो श्वसनी है वो श्वसनी आगे चलकर और अन्य पतली पतली शाखाओं में, देखिए ये श्वसनी है, ये आगे चलकर और पतली पतली शाखाओं में क्या हो गई? विभक्त हो गई, जिसको क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्वसनिकाएं। जैसे विंड पाइप वायु मार्ग आगे आके 2 भागों में बटा, जिसे श्वसनी कहें। फिर श्वसनिकाएं, श्वसनी भी आगे चल के अन्य पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाएं भी आगे और विभक्त होती हैं और एक गुब्बारे की तरह संरचना बनाती हैं। उस गुब्बारे को हम क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कूपिका। वायु आके उन्हीं कूपिकाओं में क्या करती है? भर जाती है। तो मनुष्य के जो फेफड़े हैं उसमें कूपिकाएं होती हैं। कितनी कूपिकाएं होती हैं? 300 मिलियन गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसी को ही क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब जो मनुष्य के जो फेफड़े का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है और इसका भार 1.3 kg होता है और इसके यह जो फेफड़ा है एक आवरण के द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है। एक आवरण के द्वारा चारों तरफ से क्या होता है? घिरा होता है। इसी आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। अब ये जो कूपिकाएं हैं, इन कूपिकाओं के ऊपर छोटी छोटी पतली पतली रक्त वाहिनियां होती हैं, जो क्या करती हैं? रक्त को लेकर आती हैं और उस रक्त में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन क्या हुआ? ब्लड में मिल गया और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर किसमें चला गया? गुब्बारे में चली गई और गुब्बारे के द्वारा श्वसनिकाएं में, श्वसनिकाओं में जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया ये हो गया मानव में श्वसन। इसको नोट करिए, इसको बना लीजिए तुरंत, इसके आगे बताते हैं। वो अगला वाला पेज आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि श्वसन के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है? निःश्वसन किसे कहते हैं, निःश्वसन किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। जब हम वायु को नासा मार्ग के द्वारा फेफड़े के अंदर तक ले जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। और जब हम फेफड़े की वायु को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, तब यह क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। तो निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि निःश्वसन में कितनी गैसें अंदर, कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में अंदर ली जाती हैं, और निःश्वसन में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में क्या होती हैं? बाहर छोड़ी जाती हैं। इसको देख लेते हैं। जैसे निःश्वसन में नाइट्रोजन 78% लिया जाता है और पूरा का पूरा नाइट्रोजन क्या होता है? निःश्वसन के द्वारा फेफड़े से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% ली जाती है निःश्वसन के द्वारा और निःश्वसन के द्वारा 17% ऑक्सीजन फिर क्या की जाती है? निःश्वसन के द्वारा फेफड़े से बाहर कर दी जाती है। उसी क्रम में है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिया जाता है और निःश्वसन के द्वारा क्या होता है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। जब श्वसन की क्रिया पूर्ण हुई
तो हम लोगों ने पीछे देखा था कि श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता था और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, इस प्रतिशत को बढ़ा दिया और निःश्वसन के दौरान क्या होता है, निःश्वसन की क्रिया के बाद इसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया श्वसन के मेनली दो भाग। अब हम पढ़ लेते हैं श्वसन के दो प्रकार होते हैं। तो श्वसन के प्रकार में दो प्रकार, पहला है ऑक्सी श्वसन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन जिसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अनाक्सी श्वसन में क्या होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका जारण हो रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। तो ऑक्सी श्वसन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं, 38 एटीपी के अणु बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर होते हैं। उसके बाद अनाक्सी श्वसन में ये क्या होता है, ग्लूकोज का जारण स्वतः अपने आप ही हो जाता है। क्या होता है, स्वतः अपने आप ही हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एटीपी बनते हैं। एटीपी के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त और क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल बनते हैं और इसमें लैक्टिक अम्ल के साथ साथ इसमें बनते हैं एथेनोइक अम्ल भी बनते हैं और मेथेनोइक अम्ल भी। इसमें क्या क्या बनते हैं, एथेनोइक अम्ल भी लास्ट में बनता है और मेथेनोइक अम्ल, ये सब बनते हैं। तो आज हम लोगों ने मानव में श्वसन एक वीडियो में पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, उसके बाद शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये देखकर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।